गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट्स की बुक को कवर कर रहे हैं। इसमें हम 17 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम 18वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला सेक्शन हमेशा की तरह हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। बाकी अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख लीजिए। इसके बाद मैं 2 बुक्स अभी और कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा गद्यांश है। किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधाओं के लिए फॉर्शी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुन कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव से सबसे निकट है। तो सबसे निकट कौन सा है? हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो देखिए, इन्होंने पति इनकी काफी ज्यादा बीमार थे, काफी पैसे खर्च हो गए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने एक ऐसे सेक्शन में कदम रखा, ऐसे सेक्टर में कदम रखा जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सेफ नहीं माना जाता या रिस्क इसमें काफी ज्यादा था। तो उसकी चिंता किए बिना इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया और काफी बढ़िया इन्होंने काम किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो इसमें से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो अगर आप देखेंगे जो सफलता शब्द है इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। देखिए, जो सफलता शब्द है इसमें मूल शब्द आपका क्या होता है? फल। उपसर्ग अगर इसमें मैं सा लगा दिया तो बनता है सफल, और अगर हम लगा दें ता, ता आपका क्या है? ता प्रत्यय है। तो क्या बन जाता है आपका? सफलता। परपीड़ा शब्द गद्यांश में प्रयोग के अनुसार क्या अर्थ है? पर पीड़ा मतलब दूसरों की जो पीड़ा समझता हो, तो दूसरों की पीड़ा, और माफ कीजिए दूसरों की पीड़ा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला देखते हैं। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? तो जो स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि आंखों की नहीं दृष्टि की जरूरत होती है, तो किसका जीवन का वो दर्शन बना? रेवती रॉय के। रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए है, जो डेली आपका ऑफिस जाती हैं, ताकि उनको एक सेफ ट्रांसपोर्ट प्रदान किया जा सके। अब देखते हैं अगला। नहीं पराग नहीं मधुर विकास इही काल अही काली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इस पंक्ति में क्या है, कवि ने जो है भौरे के माध्यम से राजा को समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, जहां इस तरीके की किसी बात का सहारा लिया जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति नहीं, अन्योक्ति। ठीक है, अन्य उक्ति। निम्न में से अगला देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए, जो देव सोता है इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है ऑप्शन सी। बाकी सब में आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। भला मानस शब्द का समास विग्रह क्या है? तो भला है जो मानस, ऑप्शन ए। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है। तो तल्लीन जो शब्द है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् प्लस लीन, ऑप्शन सी। देखिए, इसमें 4 शब्द हैं, चारों ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक, वो मैंने आपके लिए बता देता हूं। देखिए, पहला तो तल्लीन है, दूसरा एक इसी तरीके का शब्द है उत प्लस लास, ये बनता है आपका उल्लास। ये आपका राजस्थान पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसका देखिए रूल क्या होता है, यदि आपका जो प्रथम वर्ण है या प्रथम पद है इसमें अंतिम वर्ण ता हो, इसके बाद अगर आपका ला हो, ठीक है, ला हो, तो जो आपका दा है, ठीक है, या ता है, ये आपका क्या बन जाता है? ये ला बन जाता है। तो
यहां पर आप देखें ता क्या बन गया आपका, ला बन गया, लेकिन ला हलंत के साथ है, मतलब आधा है, पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बन जाता है तल्लीन। इसी तरह उत, ता के बाद क्या है, ला है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, उल्लास। दो शब्द और हैं, एक है आपका उत प्लस लंघन, ये बनेगा आपका उल्लंघन। ये आपका बिहार पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, ठीक है, ये आपका बनेगा उल्लेख। तो ये इस तरीके के कुछ और शब्द हैं जो व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही है। आगे चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आपका स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन बी जो है यहां पर ये सही होगा। आगे चलते हैं। करी बिलाप सब रोवही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुनी बिलाप दुखहु लागा, धीरजहु कर धीरज कर धीरजु भागा। तो देखिए इसमें आपको पढ़कर ही लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा दुख की बात है, या फिर हम कहेंगे स्थायी भाव जो है वो शोक है। तो शोक जहां पर स्थायी भाव होता है वहां पर कौन सा रस होता है, वो करुण रस होता है, ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है जो करुण रस से संबंधित है प्रीवियस ईयर में, वो बता देता हूं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। तो इसमें भी आपका जो है करुण रस है। आगे चलते हैं। मिटा मोदू मन भय मलिन शब्द में कौन सा अलंकार है, तो मां वर्ण की यहां पर बार बार आवृत्ति है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला 13वां, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, तो देखिए फल फूल पेड़ तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये विशेषण है, ठीक है, कि सीता बहुत सुंदर है, तो सीता क्या है, सुंदर है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। अगला देखते हैं। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो ये सिंपल है, साध्वी। निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है, आपको पता होगा, हे अरे, तो ये आपका ऑप्शन जो बी है यहां पर सही होगा। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है, तो पाहुन का देखिए अर्थ होता है मेहमान या अतिथि, ऑप्शन सी। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इत प्रत्यय है, ठीक है, इत, छोटा ई आएगा, 17वें का होगा डी। देखिए छोटा और बड़ा हमेशा याद रखिए कीजिए, यहां बहुत फंसाता है एग्जामिनर। तितली निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो बहुत फेमस तितली जो है आपका एक हम कह सकते हैं यथार्थवादी उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की एक और बहुत फेमस कौन सी है, कामायनी। इसके अलावा कुछ और रचनाएं जब शंकर प्रसाद जी की देख लेते हैं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछता रहता है। एक तो दो, ये आपका तितली जो है ये उपन्यास है, इसके अलावा दो उपन्यास इनके और बहुत फेमस है, एक तो है कंकाल, एक है इरावती, ठीक है, इरावती, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अगर इनके मैं आपको नाटक बताऊं तो चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, जन्मजय का, नागयज्ञ, कामना, एक ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्रुव माफ कीजिए स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, इसको याद रखिएगा, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। आगे चलते हैं। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, निम्न में से किसकी रचना है, तो जो 19वां प्रश्न है ये आपके अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो की मैं रचनाएं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। चंद्रबरदाई की कौन सी है, पृथ्वी राज रासु। प्यासा शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनती है, तो प्यास भाववाचक संज्ञा बनती है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो ठकुरायन। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है, तो देखिए खिलाड़ी का कोई बहुवचन आपका नहीं बनता, ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है, तो हमने ऊपर संबोधक का जो चिन्ह देखा था क्या था, हे अरे, तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा जो ऑप्शन ए है, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, इसमें आपका संबोधन कारक है। उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, तो उसका भाई खेलता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। टोटल 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं, हमने पूरा बताया भी है मैंने आपको, और एग्जाम्पल भी दिए हैं पिछले सेट्स में। और ये भी मैंने बताया था जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे कुछ और मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं, हम लोग अभी स्कूल आए हैं, तुम लोग कहाँ थे,
आप लोग भोजन कीजिए, वे लोग चले गए, ये सभी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। व्यापार शब्द का विशेषण शब्द है, तो व्यापार शब्द से क्या आपका विशेषण बनता है? व्यापारिक, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कवयित्री हमने पहले भी देखा था, इस तरीके से कवयित्री लिखा जाता है, ये सब बाकी गलत है। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें से तद्भव, देखिए वत्स जो है ये बालक का तद्भव सॉरी तत्सम होता है। आग जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका होता है अग्नि। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे अग्नि ये जो है ये सही है। मयूर आपका मोर का होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। तो देखिए भूतकाल का उदाहरण साफ आपको दिख रहा है वह, और ये देखिए सवाल थोड़ा सा गलत है, ये आया हुआ प्रश्न है, यहां पर होगा इसमें से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। प्रश्न में पूछा गया है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण, तो वह गया होगा, यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। नॉर्मल भूतकाल तो देखिए ये भी है, वह गया, दोनों ही आपके भूतकाल के एग्जाम्पल है। कुछ शब्द निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? तो अभी हमने सर्वनाम देखे थे, देखिए 6 टाइप के सर्वनाम होते हैं, तो ये जो है कुछ, कोई, ठीक है, ये सारे जितने शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। कल्पित का विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत पूछता रहता है एग्जाम में। इसका विलोम है आपका सत्य। कल्पित मतलब जो कल्पना होता है, आप नाम से ही है कल्पना, कल्पना से बना कल्पित मतलब कोरी कल्पना कहा जाता है, यानी झूठ एक तरह से, तो उसका विलोम क्या होगा? सत्य आपका होगा। तो ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। तो ये हमारे हिंदी के प्रश्न हो गए। अब मैं आपको रीजनिंग के आंसर बता देता हूं, किसी में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैं तो सॉल्व रीजनिंग को नहीं कराता हूं, प्लीज आप लोग सॉल्व किया कीजिए, आप लोगों की तैयारी इससे बेहतर ही होगी। 35 बच्चों की एक कक्षा में जो 31वां प्रश्न है, इसका आंसर है सी। 32 का आंसर है ऑप्शन ए। बात करें 33 की, आकृति वाला जो प्रश्न है, 33 का आंसर है ए। 34 जो प्रश्न है आपका कथन कारण वाला प्रश्न है, ऊपर देख लेते हैं। यहां पर इसका जो आंसर है 34 का वो है सी। 35 का असभ्यता, लूट, सेंध, चोरी, इसमें से देखिए पूछा है आपसे अलग कौन सा है, तो 35वें में जो ए है, ठीक है, ऑप्शन ए ये अलग है। उस विकल्प का चयन करें जो सीरीज को आपका पूरा करता हो। 36 का है ऑप्शन डी। 37 भी वही है आपका, ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। 38 ऑप्शन सी। 39 इसमें भी ऑप्शन सी। 60 40वां देखते हैं। 40वें का आंसर है ऑप्शन बी, क्रिश। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है, तो देखिए जो आपका डैम होता है, डैम इस तरीके से पूरा बना रहता है, डैम के यहाँ पर पानी स्टोर रहता है और उस पानी को पेन स्टॉक या पाइप की सहायता से टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर। तो देखिए किसी भी सब्सटेंस में जो उसकी स्थिति, जैसे पानी की यहाँ पर मान लीजिए h हाइट है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। जितना आपका द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण इनटू जितनी आपकी हाइट है, तो उसकी हाइट के कारण जो ऊर्जा होती है, इसीलिए आपने देखा होगा टरबाइन को या टरबाइन के ब्लेड्स पर काफी हाइट से पेन स्टॉक या पाइप्स के थ्रू पानी गिराया जाता है। तो यही एनर्जी आपकी टरबाइन ब्लेड्स को घुमाती है, जो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, और फिर गतिज ऊर्जा से आपकी जो शाफ्ट कनेक्ट रहती है जनरेटर की, वो घूमती है और आपकी बिजली पैदा होती है। आगे चलते हैं। किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका एक फॉर्मूला है, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन ए। ए है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो है आपकी डेंसिटी यानी जिस पदार्थ से आपका वो तार बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, उसकी डेंसिटी होगी कुछ, और एल है आपकी लेंथ। अगर आप यहां से देखेंगे तो आर प्रोपोर्शनल है एल के, यानी आर लंबाई के समानुपाती है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। तो जितना लंबाई बढ़ेगी उतना आपका प्रतिरोध बढ़ेगा।
आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि लंबाई दुगनी करी गई, जब लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी आपका दुगना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दोगुना हो जाता है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपके फूड ग्रेन्स या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन खाद्यान्न उत्पादन इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वीट या गेहूं। बात करें इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, देखिए 1965 में हरित क्रांति की स्थापना मानी जाती है भारत में, और इसका जो मेन रोल प्ले किया है ग्लोबल लेवल पर वो किया है नॉर्मन बोरलो ने। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलो को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में अगर बात करें तो एमएस स्वामीनाथन सर को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और अभी इस साल एमएस स्वामीनाथन सर को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। दूध के उत्पादन से संबंधित आपकी श्वेत क्रांति है। ठीक है, श्वेत क्रांति, और इसमें भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वी कुरियन या वर्गीस कुरियन इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्ट्स हो गए। आगे चलते हैं। और एक्चुअल में हरित क्रांति में हुआ क्या था आपको पता होगा। पहले भारत जो मेन हमारी फूड क्रॉप्स हैं, स्टेपल क्रॉप्स हैं, उसके लिए विदेश पर या आयात पर निर्भर था। भारत ने मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी, एक नई गेहूं की किस्म आई थी, उसको भारत में लॉन्च किया, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो पैदावार थी बहुत बड़ी। लेकिन देखिए इस पैदावार का जो लाभ मिला है वो कुछ ही क्षेत्रों को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में भी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका मतलब लाभ जमीन पर हमें देखने के लिए नहीं मिला। भले ही हम उत्पादन में सक्षम हो गए, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो काफी लिमिटेड रहा। भारतीय संविधान का प्रारूप या प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति में टोटल आपके 7 मेंबर्स थे। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर सर। B.R. अंबेडकर सर को मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। और अगर बात करें सबसे पहली मीटिंग इसकी कब हुई थी? सबसे पहली मीटिंग इसकी हुई थी 29 अगस्त 1947। इसको देखिए, याद रखिए, ये प्रश्न आपका पूछ चुका है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन मेंबर थे वो मैं आपको नाम बता देता हूं, और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो यही थी। अन्य जो सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर और D.P. खेतान। ठीक है, और टोटल जो इस कमेटी के सेशन हुए थे 11 सेशन हुए थे। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, 11 सत्र इन्होंने बैठाए थे। इसके बाद आपको पता होगा हमारा संविधान हमने कब एक्सेप्ट किया है? 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान एक्सेप्ट किया है, और लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। देखिए 1986 एक वजह से और इंपॉर्टेंट है, इसी साल आपका एक पर्यावरण अधिनियम आया है जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भी 1986 में ही आया है, तो इसको आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? तो सबसे पहले इसको किसने, देखिए वैसे तो आपने देखा होगा जो न्यूटन का नाम इससे काफी जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे पहले देखिए जो इसके द्रव्यमान या मान का निर्धारण करने का रोल था वो था हेनरी कैवेंडिश का। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसको ट्राई किया था। अगला, भांगड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको पता होगा पंजाब का ये फेमस नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या कार्बन यौगिक नहीं है? तो इसमें से देखिए 56 जो आपका ब्यूटेन है ये आपका एक संतृप्त कार्बन यौगिक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ये। बाकी जितने हैं ये सारे आपके अनसैचुरेटेड हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव कब जीता था? तो सबसे पहले प्रणब मुखर्जी 2004 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। और देखिए लास्ट ईयर ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एक प्रश्न पूछा गया था, द कोअलिशन, जो आपकी कोलिशन पॉलिटिक्स होती है यानी जो कई सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, द कोलिशन ईयर्स, द कोलिशन ईयर्स, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? द कोलिशन ईयर्स किताब प्रणब मुखर्जी द्वारा जी लिखी गई है। तो ये आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2023 में प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, हवा का देश से यहां पर मतलब है जहां पर पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी से बहुत ज्यादा पावर सप्लाई की जाती है। तो आपको पता होगा यूरोप के बहुत सारे देशों में हमें जो हवा है वो काफी तेज वहां पर बहती है और वहां पर हवा से बिजली बनाने का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। इसी के क्रम में अगर इस प्रश्न को देखें तो जो डेनमार्क है, डेनमार्क को आपका हवा का देश या लैंड ऑफ विंड्स बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा बिजली यहां पर बनती है। अगर बात करें डेनमार्क की कैपिटल की, तो डेनमार्क की कैपिटल है आपकी कोपेन हेगन। और करेंसी क्या है इसकी, मुद्रा क्या है? डैनिश क्रोन, KRONE, डैनिश क्रोन इसकी मुद्रा है। आगे चलते हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम जो है वो आपको इसी किताब में देखने के लिए सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा सन्यासी विद्रोह या सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी हमें इसी आनंद मठ की पुस्तक में देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप खेल ब्रिज से जुड़ा है? तो इसमें ब्रिज जो खेल है उससे कौन सी ट्रॉफी जुड़ी है? यह है आपकी होलकर ट्रॉफी, ऑप्शन ए। खादर डैश है, तो खादर क्या होता है? देखिए, खादर होती है जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, न्यू एलुवियल सॉइल या नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी जो है यहां पर ये सही होगा। पुरानी जो सॉइल होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? इसको बांगर बोला जाता है। ठीक है, बांगर। इसीलिए देखिए, जो नई वाली मिट्टी होती है ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नई नई लेयर लगातार रिप्लेस होती रहती है, तो ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जो हमारा पूरा गंगा का मैदान है जिसमें उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, वो सारा आपका इन्हीं मिट्टियों से मिलकर बना है और भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में आपको यही वाली मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं। बांगर खादर देखिए दोनों याद रखिएगा, पूछता रहता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो आपको पता होगा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनी का महमूद, तो इसे महमूद गजनी बोला जाता है। गजनी आपकी जगह है एक्चुअल में अफगानिस्तान में। ठीक है, तो वहीं से ये आया था, इसी के नाम पर इसको महमूद ऑफ गजनी बोला जाता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, प्रश्न यही पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण कौन से सन में किया था? तो सन 1025 में इसने आक्रमण किया था। एक बार यह पूछ लिया था कि जो जयपाल था, ठीक है, जयपाल एक हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था, हिंदू शाही किंगडम का राजा था जो पेशावर से रूल किया करता था। तो उसको किसने हराया था? तो देखिए, महमूद गजनी ने जयपाल को हराया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जयपाल जो राजा था उसको महमूद गजनी द्वारा ही हराया गया था। और कब हुआ था ये युद्ध? ये आपका 1001 में हुआ था। इसके बाद देखिए 1008 और 1009 में, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्यूट है इसमें। जयपाल का जो बेटा था आनंदपाल, ठीक है, आनंदपाल को भी महमूद गजनी हराता है। ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये युद्ध पूछ लेता है। बैटल ऑफ वह हिंद, ठीक है, वह हिंद की लड़ाई में आनंदपाल जो जयपाल का बेटा था उसको 1008-9 में महमूद गजनी हराता है। इसके अलावा बात करें, देखिए इसके साथ दो बहुत फेमस इसके पोएट आए थे भारत में। एक पोएट का नाम है अल बरूनी, या एक हम कह सकते हैं, पोएट नहीं, हिस्टोरियन ज्यादा बेहतर शब्द है, इतिहासकार ज्यादा बेहतर शब्द है। तो अल बरूनी भारत में आए थे और अल बरूनी ने देखिए भारतीय जो टेक्स्ट है उसका काफी अध्ययन किया है। और अल बरूनी की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, इसको रट लीजिए, पूछता रहता है। या फिर इसको तहकीक, ठीक है, तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें, जो दूसरा इसके टाइम में पोएट था उसका नाम था फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी, ये सब महमूद गजनी के साथ ही आए थे। फिरदौसी की जो बुक है उसका नाम है शाहनामा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दोनों किताबें आप याद रखिए। इसके अलावा देखिए, एक बार प्रश्न ये पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा राजा अपने आप को ईरान के किंग या ईरान के एक राजा अफरासियाब का उत्तराधिकारी मानता था या अफरासियाब का वंशज मानता था? तो अफरासियाब का वंशज महमूद गजनी ही अपने आप को माना करता था। आपको मोहम्मद गौरी जरूर देखा इसके साथ, क्योंकि दोनों का आसपास का ही टाइम है, तो आप मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी में कंफ्यूज मत होइएगा। यही देखिए अब तक सारे इससे संबंधित फैक्ट्स हैं जो पूछता रहता है। किताब जरूर याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि किताब मैचिंग में बहुत आती रहती है। और हाँ, एक मैं प्रश्न बताना भूल गया, ये प्रश्न भी आपका उत्तर प्रदेश में आया हुआ है कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था या कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? तो ये था उतबी, UTBI, उतबी। ठीक है, ये इसका कोर्ट हिस्टोरियन था। इसकी
एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं अगला, मिश्र के कौन सी मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं? तो देखिए जर्मन सिल्वर में ये तीनों आपके पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर के बारे में एक प्रश्न उल्टा करके पूछता है कि इसमें जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर पाया जाता है, तो 0% सिल्वर इसमें पाया जाता है। मेन जो कंस्टिट्यूएंट है इसमें वो है आपका कॉपर या तांबा, इसमें 60% तांबा पाया जाता है, 20% निकेल और 20% जस्ता पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है, जो इसका हम जिस तरीके से दिखता है, थोड़ा थोड़ा शाइनी अपीयरेंस है चांदी की तरह, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया है। तो इसको याद रखिए, तांबे का एक मुख्य रूप से ये अलॉय है। रामसार कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो देश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो आप सभी को पता होगा जो रामसार कन्वेंशन है ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ये देखिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसार, ठीक है, वहां पर ये संधि साइन हुई थी। और ये जितने भी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो किसी भी देश में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, उसके संरक्षण के लिए ये संबंधित है। तो इसको आप याद रखिएगा। किस दिन साइन हुआ था? ये 2 फरवरी को ये साइन हुआ था, इसीलिए हम 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। अगर बात करें कुछ और फैक्ट्स की, सबसे ज्यादा वेटलैंड्स या सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां रामसार साइट्स कौन से देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में लगभग 175 रामसार साइट है। सेकंड रैंक किसकी है? सेकंड रैंक है मैक्सिको की, ठीक है। तीसरी रैंक पर 2 कंट्रीज हैं, भारत और चाइना। भारत में टोटल रामसार साइट्स की संख्या है 82। सबसे ज्यादा रामसार साइट्स हैं 16 तमिलनाडु में। सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की जिसमें 10 रामसार साइट्स हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की रामसार साइट्स की, तो मैं सारी की सारी रामसार साइट्स एक बार आपको उत्तर प्रदेश की रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि हो सकता है हमसे उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में वो पूछ ले। तो ये देखिए पूरी सूची है उत्तर प्रदेश की रामसार साइट्स की। सबसे पहला है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। देखिए इसको अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये पड़ता है। अगला देखें, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में स्थित है, ठीक है, गोंडा। सामन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरी साइट है, ये आपका कहां पर है? ये मैनपुरी में पड़ता है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर कहां पर है? रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली। इसके अलावा अगला देखते हैं, तांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका हरदोई में स्थित है। सरसाई नवार झील, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, इटावा में। सूर सरोवर ये आगरा में है। इसके अलावा ऊपरी गंगा या अपर गंगा, तो देखिए जो गंगा नदी का हमारा स्ट्रेच है कहां से? ब्रज घाट, ठीक है, माफ कीजिए, ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक, ठीक है, वो पूरा एरिया आपका इसी में आता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बखीरा कहां पर है? संत कबीर नगर में। इसके अलावा हैदरपुर वेटलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैदरपुर वेटलैंड आपका जो हस्तिनापुर हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत ही पूरा ये आता है, ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंतर्गत ये पूरा आता है। तो ये 10 रामसार साइट हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो देखिए हरियाणा का इसमें पूछ लिया, वैसे उत्तर प्रदेश में तो हरियाणा का इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी स्वांग इसका आंसर है, ठीक है, स्वांग। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के आंसर मैं आपको बता देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं या हैं? ठीक है, अगर बात करें एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों संरेखण हो सकते हैं। तो देखिए एक ही पैराग्राफ में नहीं हो सकते, ये गलत है आपका, अलग अलग पैराग्राफ में ये हो सकता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल+एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें आपके दोनों ही गलत है।
निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो किसके थ्रू हेल्प से आप बुकमार्क जोड़ सकते हैं? कंट्रोल प्लस डी। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है। टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी। टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। जब आप किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? आपका एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर आप F2 दबाएंगे तो क्या होगा? आपका सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके, यानी आपका एडिटिंग एक्टिविटीज में हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एडिटिंग मोड में आपका जो एमएस एक्सेल शीट है वो चली जाएगी। जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? जो हम भेजते हैं तो हमारे किस में होना चाहिए? सीसी में, यानी कार्बन कॉपी में। माफ कीजिए, इसको मैंने गलत बता दिया, शायद सीसी नहीं होगा। जब हम ईमेल भेजेंगे तो हम भेजेंगे फ्रॉम से। मेरा जो ईमेल आएगा वो फ्रॉम में आएगा। टू में जिसको हमें भेजना है उसका आएगा। बीसीसी, देखिए बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप ये चाहते हैं एक मेल कई सारे लोगों को भेजा जाए लेकिन कोई पर्सन ये ना देख पाए कि ये किसको भेजा गया है, मतलब ब्लाइंड हो जाए, तो इसके लिए बीसीसी में डाला जाता है। जब आप ये चाहते हैं कि अगर किसी ग्रुप को मैंने मेल भेजा है और एक इंसान को ये पता ना लगे कि ये और किस किस को भेजा गया है, तो वहां पर बीसीसी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाला जाता है। दिए गए, तो इसका फ्रॉम आंसर होगा। दिए गए एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? 4 की पावर 2 की पावर 4। तो इस एमएस एक्सेल फॉर्मूले का आंसर होगा ऑप्शन बी, 4096। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है? तो आपका जो हॉरिजॉन्टल संरेखण होता है वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कहां पर सेट रहता है? लेफ्ट या बाएं सेट रहता है। एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो आपका कंट्रोल जे, कंट्रोल जस्टिफाइड इसको बोला जाता है। तो आपका जो जितने भी टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है वो एक पूरा अलाइन हो जाता है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? ठीक है, ये फैक्ट 0, फैक्ट 3, फैक्ट 5। तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर, ये फैक्ट बेसिकली क्या है? आपका फैक्टोरियल है। ठीक है, ये फैक्टोरियल है। इनमें से अगर 4 ऑप्शन देखेंगे, इसमें से जो इसका परिणाम निकल कर आएगा वो आएगा 127। देखिए होता क्या है, सिंपल है, मैं आपको बता भी देता हूं। तो मैथ्स में तो आप सभी को फैक्टोरियल निकालने आते होंगे, उसी तरीके से ये होता है। फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। फैक्टोरियल 3 होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस फैक्टोरियल 5 होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 120 प्लस 6 126 और 1 127। इस तरीके से आपका मान आएगा। सेल A5 में एक फॉर्मूला इक्वल टू A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला आपका ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये आपका इक्वल टू E7 प्लस F8 में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में हमें टाइटल बार दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? एमटीपी या मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी। 80वां, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो आप लोअर केस, अपर केस, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। हाँ वही है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी है, पास्कल केस, आपका कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं होता। बाकी लोअर केस, अपर केस और टॉगल केस, ये सारे आपके मेंशन उसमें होते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ संबंधित सामान्य जानकारी।
प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपका मेन ज्वेलरी मार्केट है उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितने प्रतिशत है? तो जो प्रदेश की बात करें, आपको पता है भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रैंक पहली है। अगर महिला आबादी की कुल बात करें तो लगभग 48% यहां पर महिला आबादी। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति जो है या शेड्यूल कास्ट है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लगभग पूरे देश की जनसंख्या का 20.7%। ठीक है, 20.7% शेड्यूल कास्ट हमारे यहां ही देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 2001 में योजना स्टार्ट हुई थी। इसमें देखिए मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? जो उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों की कृषि करने वाले किसान हैं उसके भंडार के लिए ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना इसका मुख्य रूप से रोल था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1950 से लेकर 1954 तक। और अगर सेकंड मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो 1954 से लेकर 1960 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यही प्रश्न अभी देखिए आपका जो जूनियर असिस्टेंट का 2023 में पेपर हुआ है अगस्त में, 1262 पद वाला, उसमें यही पूछा गया था कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो बांदा क्षेत्र में मुख्य निवासी कौन सी जनजाति आपको मिलेगी? यहां पर खरवार जनजाति। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है, आप सबको पता होगा, और इनको तूतीय हिंद या भारत के तोते के रूप में भी जाना जाता है। विख्यात भारत माता मंदिर कहां पर है? सिंपल प्रश्न है, वाराणसी में स्थित है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, तो चरकुला कहां पर है? चरकुला के मैंने आपको फोटोज भी दिखाए थे पिछले वीडियो जो हमने कवर किया था, और मैंने पूरा बताया भी था कहां पर होता है ये। उत्तर प्रदेश के जो ब्रज वाला रीजन है वहां पर ये होता है। और इसमें देखिए 108 दीपकों का 5 मंजिला पिरामिड नुमा एक सर पर रखकर वो डांस करती हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो देखिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं या उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, इसका सबसे बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो कहां पर किया गया था? ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर लगभग सभी तरीके की वैरायटी आपको मिलेंगी, जैसे बनारस का लंगड़ा बहुत फेमस है, दशहरी आम मलिहाबाद जो लखनऊ के पास स्थित है वहां का काफी फेमस है। महाराष्ट्र का जो मेन आम है वो है अल्फोंसो। मुख्य रूप से ये एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको हापूस भी बोला जाता है। और कहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से होता है? जो रत्नागिरी है महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सहायता प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु जो योजना है, ठीक है, उद्योग बंधु योजना इसके लिए हेल्प करती है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई है? तो आपका पता होगा, रायबरेली के लालगंज में यह स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो एलिम्को है, ठीक है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ये कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना किस तरीके की है? तो 3 लेवल पर है। सबसे नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, उससे ऊपर आपका मंडल लेवल है, फिर आपका स्टेट लेवल पर यह है। तो ये 3 लेवल पर इसका हमें विन्यास देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये अलीगढ़ में आरंभ किया गया था। हरदुआगंज वाली जो जगह है यहां पर यह प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? तो ये झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1936 में की गई थी।
लखनऊ में, ऑप्शन सी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जो उसके पहले सेक्रेटरी थे या सचिव थे वो थे एनजी रंगा। ये प्रश्न देखिए पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। एनजी रंगा थे सेक्रेटरी या सचिव। ठीक है, तो यही हमारे देखिए सारे 100 प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट 18 के। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।